मॉर्निंग क्लास 6 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब टॉपिक मगध के बारे में। हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था महाजनपदस, उससे जो उसे डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था रिपब्लिक एंड मोनार्चीज में। तो उसी तरह से मोनार्चीज के अंदर देखा गया कि मगध जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल एक इम्पॉर्टेंट किंगडम जो है स्टैब्लिश हुआ, और इन्होंने लिछावा किंगडम्स के ऊपर भी कन्वर्ट किया था। लिछावा जो था रिपब्लिक था, बट फिर भी देखा गया पावरफुल कौन निकला, मगध निकला था। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी हाउ इट्स बिकम सो पावरफुल, कैसे पावरफुल बने थे, और उसके साथ साथ हु रूल्ड इन दिस मगध किंगडम्स में किसने रूल किया। ना डिड यू नो से शुरू करते हैं। द मोनार्चीज वे मोस्टली कंसेंट्रेटेड ऑन द गैंगेटिक प्लेन्स। कहा गया कि जितने सारे मोनार्चीज मोस्टली जैसे मगध है, तो ये मोस्टली जितने मोनार्चीज थे वो गैंगेटिक प्लेन में मोस्टली दे कंसेंट्रेटेड, वहाँ पर ही उन्होंने स्टैब्लिश की थी अपने साम्राज्य जो भी था उन्होंने वहीं पर स्थापित की थी। अब सिर्फ मोनार्चीज नहीं, जैसे सिविलाइजेशन में अगर हम जाते हैं तो जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर जो था, मोहनजोदड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी मोस्टली इंडस रिवर्स के पास हुई थी। तो मोस्ट रिवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे बहुत कुछ मिलता है अपने रिवर से। एक तो वाटर मिल जाता है एग्रीकल्चर्स के लिए, आसपास की जो एरिया होती है वो फर्टाइल होती है एग्रीकल्चर्स के लिए, रिवर से ट्रेड भी हो सकता है, तो बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिलेटेड होती है। तो इसलिए मगध जो है वो भी जो सेटअप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था गंगेटिक प्लेन, दैट वाज गंगा रिवर के आसपास और उसकी ट्रिब्यूटरीज। नाउ मगध से शुरू करते हैं। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदस। कहा गया जिस तरह से 16th सेंचुरीज में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। 16 महाजनपदस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल जो था, जो सामने खड़ा हुआ एज अ रोज किया, वो था मगध। और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मगध को एक इम्पॉर्टेंट किंगडम्स, जो पावरफुल किंगडम्स जो स्टैब्लिश किया था, उनमें से बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंस होते हैं जो उसके कारण वो इतना इम्पॉर्टेंटली और पावरफुली जो उसने डोमिनेट किया, रूल किया अमंग 16 महाजनपदस में से। तो इस तरह से, तो उससे पीछे जैसे अभी सबसे पहले हमने फैक्टर डिस्कस किया था, रिवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो यहाँ पे जो मगध लोकेट था वो किसके पास, गंगा और रिवर सन। तो गंगा मेन रिवर हो गया, सन हो गया उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं, जो मेन रिवर्स फ्लो होती है। मान लो ये रिवर फ्लो करिए, ठीक है, ये रिवर फ्लो करिए, इससे अब ये रिवर गंगा है, गंगा फ्लो हो रही है, अभी ऊपर से उत्तराखंड से साइड से, दैट वाज गंगा उत्तरी से निकलते हुए आती है, तो साइड में उसकी साइड लेफ्ट एंड राइट साइड से छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो उसको मर्ज करती है ना। तो इसी तरह से वन ऑफ द सन एक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जो उसको जाके गंगा को मर्ज करती है, मिलती है। तो इसी तरह से वो उसका फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, मेन रिवर गंगा है तो उसकी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इंक्रीज होने लगती है। तो इसी तरह से ये मगध जो था, ये दोनों एरिया में मगध, दैट वाज गंगा एंड सन, तो जहाँ से ये फ्लो होती है इस तरह से उस एरिया में स्टैब्लिश था, उसने लोकेट अपने राज्य बनाया था। सो दिस मेड पॉसिबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गंगा प्लेन। तो इससे क्या हो गया, उससे के आसपास जो गंगा प्लेन थी उसके ऊपर उनका कंट्रोल था, रिवर्स के ऊपर कंट्रोल था। रिवर आइन ट्रेड मतलब रिवर से रिलेटेड जो भी व्यवसाय होते थे, जो लोग बाहर से आ रहे थे बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो रिवर को यूज़ करते थे क्योंकि वहाँ पे रिवर इजीली था। तो इसलिए रिवर एंड ट्रेड्स, बिजनेस व्यापारी रिवर्स के थ्रू वो ट्रेड इजीली, उनकी ट्रैवलिंग जो है ईजी हो जाए। तो ये चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके कारण एक तो इम्पॉर्टेंट हो गया रिवर्स, जिसके थ्रू इजीली वो पानी, एग्रीकल्चर्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, और ट्रेड भी इजीली हो रही थी। तो इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। बिसाइड अ परफेक्ट जियोग्राफिकल लोकेशंस, उनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और वो अच्छा था क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है मोस्टली परफेक्ट, बहुत ही सबसे अच्छा, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो प्लेन एरिया हो गया और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी है, क्योंकि जस्ट हिमालयंस के बाद ही प्लेन शुरू होता है। जैसे फुट हिल्स जो है हिमालयंस का ख़त्म होता है, हिमालयंस जिस तरह से पहला है ना, 3 रेंजेस है हिमालयंस का, पहला दूसरा और तीसरा जो है, उसके बाद तो पहला हिमाद्री हो जाता है, दूसरा हिमाचल होता है, तीसरा शिवालिक होता है, शिवालिक के बाद जो एरिया शुरू होता है वो प्लेन एरिया होता है। तो ये सारा जो है तीसरा वाला जो हिमालयंस है वो पूरा क्या है, वो फॉरेस्ट एरिया, डेंसली फॉरेस्ट एरिया।
तो इसी तरह से उसको प्रॉब्लम नहीं है, ईजिली उसको एक्स्ट्रा नेचुरल रिसोर्स भी मिल रहा है, मगध को नेचुरल रिसोर्सेस मिलेगा। फिर गंगा प्लेन जो है, रिवर्स आसपास जो जहाँ से रिवर्स गुजरती है वो एरिया को वो फर्टाइल कर देती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो उससे प्रोडक्शंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, तो सरप्लस प्रोडक्शंस होती है। सरप्लस का मतलब ही वो ट्रेड जो बिजनेस करेंगे वो उसको व्यापार बेचेंगे, सेल करेंगे। फिर फॉरेस्ट से क्या ले सकते हैं, टिम्बर, लकड़ियाँ ले सकते हैं, और एलिफेंट जो यूज़ करेंगे इन द आर्मी वो भी फॉरेस्ट से ही कलेक्ट करेंगे। तो ईजिली इतना सारा रिसोर्सेस है जो उनको बेनिफिट पहुंचा रहा है, और इसके सभी कारणों के फैक्टर्स के कारण जो है मगध एक पावरफुल किंगडम्स और साम्राज्य जो है साबित हुआ। मगध दैट वाज अ कैपिटल जो उन्होंने फॉर्म किया था, राजगृह इन्होंने बनाया था, क्योंकि ये एरिया जो था ये 5 हिल्स से पूरा का पूरा सराउंडेड था। 5 हिल्स, मान लो 1 2 3 4 एंड 5, तो सराउंडेड 5 हिल्स से सराउंडेड था, तो ये इंपॉर्टेंट थी इनके लिए। फिर साथ में इन्होंने जो स्टोन्स थी थिक मोटी, और जो पत्थर थे पूरी वॉल्स की दीवार जो बनाया, ये भी जो है इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई मगध को कि इट विल बी सेफ फ्रॉम द एनिमी। इनसे जो है दुश्मन इनको ईजिली अटैक नहीं कर सकते, उनको अटैक करने के लिए इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तब तक जो है सामने वाला जो भी होगी, जो किंग्स रूलर्स जो है, ही विल बी अलर्ट, वो अलर्ट हो जाएगा, अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इंक्रीज इज टेरिटरीज, मगध ने अपने राज्य को और बढ़ाने के लिए उन्होंने आसपास की नेबरिंग किंगडम्स जो है उनको उन्होंने कनकर्ड किया, मतलब युद्ध के थ्रू उनको हराया। कनकर्ड मतलब युद्ध के थ्रू हराना होता है। जैसे तो उनको युद्ध के दौरान उनको हराया गया, उनका एरिया, उनका राज्य अपने राज्य के साथ मर्ज करना। तो इससे एक हो गया कि एक एरिया बढ़ गया, है ना, एक किंगडम्स का जो छोटा सा एरिया होता वो बड़ा हो गया, साथ साथ उस एरिया का जो रिसोर्स था वो भी उनके अंदर आ गया, रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा, पैसे भी, रेवेन्यू टैक्स जो होगा वो भी उनको मिल जाएगा, तो धीरे धीरे बिजनेस भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें थी जिसके कारण मगध जो इतना ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ। फिर आता हु वॉज रूल्ड इन दिस, तो इस एरिया में मगध में किसने रूल किया था, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु। तो बिम्बिसारा जो है कौन सा डायनेस्टी बिलोंग करते हैं, इट वॉज सेड दैट ही वॉज बिलोंग्स टू द हिरण्यका डायनेस्टी एंड रूल्ड मगध। उन्होंने रूल्ड किया था 544 BCE टू 495 BC। इन्होंने अपना कैपिटल जो है राजगृह, वापस से BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, ये पहले AD और BC बोलते थे, आज वो सिस्टम खत्म हो गया, तो इसे एक कॉमन प्लेटफॉर्म ले लिया गया है। इसे CE को मोस्टली कॉमन एरा के नाम से कहा जाता है, कॉमन एरा, ठीक है, जो अभी चल रहा है कि हमारा कॉमन एरा है, और इससे पीछे वाला जो था उसको हम लोग B लगा देंगे तो वो हो जाएगा बिफोर, ठीक है, तो वो हो गया हमारा बिफोर कॉमन एरा। तो इसी तरह से BC एंड AD जो था वो सिस्टम मूव्ड हो गया। तो इसी तरह से इन्होंने इतने से इतने ईयर में उन्होंने रूल किया। फिर जब इन्होंने अपनी कैपिटल राजगृह में बनाया था तो ही वॉज फॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने राज्य को कंट्रोल किया, सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करवाया, और रूल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को जो प्रजा होती है, जो सिटीजन्स होते हैं, उनको खुश करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ इन्होंने देखा अगर खुद अच्छे रूल हो गए, रूलर होंगे, तो खुद नहीं चाहेंगे कि उनके राज्य में करप्शंस हो या फिर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो बर्दाश्त ना, जो खराब चीज़ है उसको बर्दाश्त करनी ही नहीं चाहिए। तो ही डिड नॉट टॉलरेंस, कभी भी वो खुद नहीं चाहते थे कि ऐसी चीज़ें उसके राज्य में हो, इनएफिशिएंसी जो काम नहीं कर सकते वैसे चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से इन्होंने अपना राज्य को एक्सपैंड किया, किसके थ्रू, कॉन्क्विस्ट के थ्रू, कि आसपास के साम्राज्य को जो भी है वॉर के थ्रू, ये पहला। और दूसरा मैट्रिमोनियल, तो एक तो युद्ध के थ्रू उन्होंने कनकर्ड किया, और दूसरा मैट्रिमोनियल का मतलब आ गया यहाँ पर मैरिजेस, कि अगर अपने पड़ोसी राज्य से मैरिज के रिलेशन अगर हो जाता है तो उनके साथ उन्होंने मर्ज कर लिया, अलायंसेस बना लिया, तो उसको वो भी उनके साथ मिल के, तो वो उनका पार्ट हो जाएगा मगध का। तो इसी तरह से ये दो उन्होंने बेसिक कंसेप्ट यूज़ किया था अपने राज्यों को बढ़ाने के लिए ना। बिम्बिसारा जो इसे इवन इट वॉज बीन कॉल्ड एज नोन एज डिवोर्स ऑफ बुद्धिस्ट, मतलब डिवोर्स का मतलब जो रिलीजियस मैटर पे बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं। तो ये जो बिम्बिसारा थे वो बुद्धिस्ट धर्म को बहुत ज़्यादा
मानने वाले थे और मानते थे। नाउ बिम्बिसारा वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इनका जो पुत्र था अजातशत्रु, तो बिम्बिसारा के बाद इनका पुत्र जो था अजातशत्रु वो बना रूलर मगध का, ये उनके फादर्स के डेथ के बाद। दैट वाज 462। थ्रू हिज मिलिट्री एक्सपेडिशंस, उसके साथ पिता के जैसे ही पुत्र ने भी अपना एरिया को, मगध को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश किया और वो करते गए। मिलिट्री एक्सपेडिशंस, युद्ध करते गए और अपने मगध का पोजीशंस को स्ट्रांग कि वो जो 16 महाजनपदस में सबसे स्ट्रांग था, पावरफुल था, वो वैसा ही बना रहे। इसके लिए अजातशत्रु थ्रू हिज कॉन्क्वेस्ट नॉट ओनली बिकम द मास्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साथ साथ ही कंसोलिडेटेड द मगध एम्पायर्स। तो यहाँ पे कहा गया जिस तरह से अजातशत्रु कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, अपने आसपास जो भी राज्य था जो उनके सामने झुक नहीं रहा था, तो उस राज्य को मर्ज किया, तो कॉन्क्वेस्ट उनको हराया, युद्ध किया, उनसे जीत लिया। फिर बाद में उस एरिया को मर्ज करना, मतलब एक दूसरा एरिया यहाँ पे मगध है ना, तो ये एरिया को भी इसके साथ मर्ज करना और मगध का एरिया धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये हो गया कंसोलिडेट, इसका मतलब एक करना। तो कंसोलिडेट का मतलब एक करना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे राज्य को कॉन्क्वेस्ट किया, तो एक एक राज्य को उसको मर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पिता के जैसे ही ये भी बहुत ज़्यादा जो है ग्रेट कहा गया एडमिनिस्ट्रेटर था, ये रूल बहुत अच्छा करते थे। एंड इनकी मिलिट्री इनोवेशंस, इन्होंने बहुत कुछ सुधार किया मिलिट्रीज के अंदर में, क्योंकि कंट्रोल, अगर राज्य को कंट्रोल करना है, युद्ध करना है, तो मिलिट्री पावर्स और मिलिट्री के वेपन्स, आर्म्स, एम्युनिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु ऑल्सो बिल्ड मेनी टाउन, सिटीज, रोड्स एंड ब्रिज। तो इन्होंने ये चीज़ें डेवलपमेंट की, ये इंपॉर्टेंट है। सिटीज़, अगर नया शहर बन रहा है, नया टाउन बन रहा है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए रोड ज़रूरी है। बिजनेस के लिए भी रोड अच्छा चाहिए, क्योंकि ट्रेडर्स जो भी आएंगे उनको रोड परफेक्ट चाहिए। एंड कोई प्रॉब्लम्स है तो दो एरिया को ब्रिज जो है मर्ज करता है, ज्वाइन करता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें उन्होंने डेवलप किया और बनाया। तो कहीं ना कहीं उनसे भी इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। नेक्स्ट आता मगध हैड अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर नेसेसरी फॉर इट राइज। तो मगध जो था, कहा गया उसके पास जो कॉम्बिनेशंस थी, सचमुच एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन थी जो सबके पास हो। एक तो उनके पास एरिया अच्छा था, फिर उनके पास रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी थी। तो इसी तरह से बहुत चीज़ें होती है। तो इनके ये जो कॉम्बिनेशन था बहुत ही रेयर था, जो सबके पास होना मुश्किल है, और ये सारा कारण था जो इतना वो मगध पावरफुल हुआ। अदर किंगडम्स लाइक कोशाला, काशी, ये भी थे पावरफुल, बट इनके पास ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था जैसा मगध के पास था। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थी, कोशाला के पास, काशी के पास, इसीलिए वो पावरफुल तो थे लेकिन सुप्रीम पावर नहीं बन पाए। सुप्रीम पावर कौन बना? सुप्रीम पावर मगध बना, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन हुई उनके पास, एरिया, रिवर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ईच एंड एवरीथिंग, जिसके कारण मगध ये पावरफुल बना। फिर हम नेक्स्ट सब टॉपिक में बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को लेके। तो उन्होंने, हमने देखा कि उनका जो एरिया था बहुत ही अच्छा था। फिर रूलर्स जो थे वो भी दोनों अच्छे थे। बिम्बिसारा, उनके पुत्र जो थे अजातशत्रु, उन्होंने भी अच्छे से रूल किया। अब यहाँ पे इकोनॉमी कैसा था उनके राज्य में और किस तरह से वो रूल कर रहे थे। एग्रीकल्चर रिमेन द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन ही था, क्योंकि लोग लगभग जो थे वो एग्रीकल्चर पे ही निर्भर थे, तो उनका काम ही था एग्रीकल्चर। तो 16th सेंचुरीज में भी एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन ही था। लैंड ओनर जो भी थे, जिसके पास ज़मीन थी, लैंड ओनर जो थे, गॉट द लैंड कल्टिवेटेड। तो इनकी ज़मीन खुद, तो वो लैंड ओनर जो ज़मींदार होते हैं वो खुद तो ज़मीन पे काम नहीं करेंगे, सो दैट वाज बी कल्टिवेट, वो किसी के थ्रू करवाएंगे। तो वो कौन करेंगे? शूद्रास, जिसे दासा बोला जाता था, स्लेव्स बोलते थे, उसके थ्रू, ठीक है ना। तो वो उनके थ्रू वो करवाते थे। तो दासास में हैव, तो बहुत सारे दासास, और ये कहाँ से मिलेंगे इनको? दास कहाँ से आएगा? दास कहाँ से आएगा? जो युद्ध के थ्रू, जो युद्ध में जो राज्य हार जाते थे, उनके लोगों को, जो सोल्जर्स जो भी होते थे, उनको प्रिजनर बना लिया जाता था। तो वो उनको कहा जाता था प्रिजनर ऑफ वॉर। उसे कहा जाता है ये युद्ध के हारे हुए सैनिक है, जो भी है, मोस्टली जो पर्सन है, दे आर प्रिजनर्स। तो इसी तरह से पीपल्स हु प्रोबेबली ओन मनी टू द लैंडलॉर्ड्स। तो इसी तरह से वो उनके लिए क्या हो गया, अब उन्होंने अपना
प्रिजनर बना लिया, गुलाम बना दिया, तो उनके लिए काम करेंगे। तो इसी तरह से पीपल हु प्रोबेबली ओन मनी टू द लैंड ओनर्स, जो उस तरह से लैंड ओनर्स भी होते थे, जो अगर किसी ने तो इसी तरह से तो वो हो गए एक जो प्रिजनर्स युद्ध के थ्रू वो बन गए। दूसरा वो हो जाते हैं कि जिन्होंने लैंड ओनर से मनी लिया, लेकिन वो मनी जो है नहीं दे पाए उनको, जैसे कर्ज लिया लेकिन कर्ज को उन्होंने रीपेमेंट नहीं किया, लोन को रीपेमेंट नहीं कर पाए। सो अल्टीमेटली दैट पीपल विल टर्न इनटू ए दास, तो वो क्या बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। तो इसी तरह से दैट पीपल विल सर्व्ड एज शूद्रा, वो ऐसा काम करेंगे, उनके लैंड में कल्टीवेट करेंगे। द वुडन प्लग शेयर्स वॉज रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लग शेयर्स। तो पहले जो होती थी आयरन, जब आयरन का डिस्कवर नहीं किया गया था तो मोस्टली वुड से जो थे प्लगिंग करते थे फील्ड में, लेकिन जब आयरन वुड ने, जब वुड का रिप्लेस किसने किया, वुड को, आयरन, क्योंकि जब आयरन इंट्रोड्यूस किया गया, जब आयरन आया तो आयरन ने प्लग जो थी फील्ड को करना था वो रिप्लेस किया वुड को। सो इससे क्या हो गया, इजीली होगा और अच्छे से होने लगा। सो इट बिकम ईजियर टू कल्टिवेट क्लेई सॉइल विथ एन आयरन प्लग। तो अब ये इजी हो गया, क्योंकि जो क्लेई चिकनी मिट्टी होती थी वो बहुत मुश्किल होती थी वुडन से, तो अब इजी हो गया किसके थ्रू, आयरन प्लग शेल्स के थ्रू इजी हो गया। When cultivation was simplified, more grains could be produced. तो जब अब यहाँ पे कल्टिवेशन जितना अच्छा रहेगा, जितना इजी रहेगा और जितना इनोवेटिव करेंगे, तो उससे एक और चीज़ होती है, फ़ायदा क्या होता है कि जो ग्रेन्स है, प्रोडक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा और अच्छा होगा, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। तो इसी तरह से द फार्मर पेड टैक्स टू द स्टेट्स। तो फार्मर्स जो है वो क्या करते हैं, फिर जब उनका अर्निंग अच्छा होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स तो देना पड़ेगा, तो दे पेड द टैक्स। किंग जो उन्होंने अपॉइंट किया ऑफिसर्स, ताकि वो जो टैक्स कलेक्ट कर सके, तो ऑफिसर्स जो थे जो कलेक्ट करते थे टैक्स, उसको जिस तरह टैक्स वॉज कलेक्टेड टू बी 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो ये हर किंगडम्स में, एवरी किंगडम्स हैड सम सिस्टम्स ऑफ कलेक्टिंग, अलग अलग सिस्टम होता है, कोई 1/3 लेता है, कोई 1/6 लेता है, तो इसी तरह से अलग अलग। तो इस राज्य में, मगध में, इट वॉज बीन टेकन एज 1/6। तो ये 1/6 जो भी प्रोडक्शन होती थी फार्मर्स का, वो 1/6 पोर्शन जो है वो एज अ टैक्स स्टेट को जाएगा, मतलब गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, किंग है, उनके पास जाएगा। एंड दिस वॉज कॉल्ड एज भाग, भागा। तो इसी भाग के नाम से, कि ये भाग किसका, 1/6 भाग किसके पास जाएगा, किंग के पास जाएगा। इट वॉज पेड इन ग्रेन एज वेल एज मनी। अगर कोई चाहे तो उसको ग्रेन्स के थ्रू दे सकते हैं या फिर मनी, ये दोनों, दैट वॉज कैश और काइन, दोनों में दे सकते हैं। पंच मार्क कॉइन वे इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड। कॉइन यूज करना शुरू हुआ था, तो यहाँ पे कॉइन को बनाया गया था पंच करके, जैसे मार्क, कोई किंग की मार्क होती है मार्क, तो उस तरह से वो बनाया गया इस पीरियड के अंदर। विच वर यूज टू पे टैक्सेस, और उसे मोस्टली टैक्स पेमेंट करने के लिए यूज किया गया था। डिफरेंट फिगर्स, उसके अंदर जो कॉइन्स थे उनके अंदर अलग अलग फिगर्स बनाया गया था, इनग्रेव किया गया था। देयरफॉर द हिस्टोरियंस रिफर्स टू देम एज पंच्ड मार्क कॉइन। तो इस तरह से उनके पास जो फिगर्स बनाया गया था, तो जो सोर्सेस हमें मिली, जो हिस्टोरियंस ने जो स्टडी की और जिसके थ्रू हमें पता चला, तो उन्होंने जब स्टडी किया तो उसको उन्होंने कहा, उन लोगों ने नाम दे दिया इसे एज अ पंच मार्क्ड कॉइन। तो ये नाम किसने दिया, हिस्टोरियंस, दोज हु स्टडी अबाउट दिस पास्ट। फिर सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन, ये भी देखा गया उस समय पंच्ड मार्क कॉइन में, कि वहाँ पे सिल्वर की कॉइन भी थी और कॉपर की भी थी। द किंग ऑल्सो अपॉइंटेड एन ऑफिशियल्स टू सर्वे द लैंड एंड मेजर द ग्रेन दैट वॉज टू बी पेड इन टैक्स। तो यहाँ पे किंग्स ने जो टैक्स कलेक्ट करने के साथ साथ एक ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया गया, उनका काम था सर्वे करना, वो लैंड को सर्वे करेंगे कि किस तरह से ज़मीन है, अच्छी है, कितना प्रोडक्शन होता है, और जो ग्रेन उनको दिया जाता है टैक्स के लिए, उनको मेजर करने के लिए कि किस तरह से, किस अकॉर्डिंग वो कितना दे रहे हैं उनको, इसके अकॉर्डिंग।
तो उसी तरह से टाउन एंड सिटीज़ जो थे, एक बार वापस से इसे रिपीट करते इस पैराग्राफ को। द टाउन एंड सिटीज़ जो थे देखा गया उस पीरियड में जिस तरह डेवलप्ड हुआ धीरे धीरे, और कुछ चीज़ों के लिए स्पेशलाइज्ड हुए। जैसे कोई ऑक्यूपेशन है उसके अंदर, वो उस जगह में कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है या वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें बनती है। तो जैसे यहाँ पे वीविंग हो गई, कोई कपड़े बुनाई किया जा रहा है, कॉटन से सिल्क है, कोई बर्तन बन रही है पोट्री की, या फिर चैरेट पेकिंग, जैसे रथ। मोस्टली रथों में पहले किंग्स जो होते थे, दे वाज बिन कनेक्ट द हॉर्स विद द चैरेट। ये रथ जिस तरह से हॉर्स के साथ कनेक्ट करके उसके थ्रू वो ट्रैवलिंग करते थे, तो इसी तरह से ये डेवलप्ड होने लगा। इवन कुछ सिटीज़ देखा गया कि अर्बन सेंटर्स के थ्रू, अर्बन सेंटर्स के नाम से डेवलप्ड होने लगा। तो ये चीज़ें भी पता चला विद द लिटरेचर। लिटरेसी जो टेक्स्ट थी लिटरेचर उस समय की, जटाकस, उसमें मेंशन किया गया कि अर्बन सेंटर जो था वो धीरे धीरे फ्लश हो रहा था। फ्लरिशिंग मीन्स बढ़ रहा था, डेवलप्ड हो रहा था। जैसे राजागृह, वैशाली एंड चंपा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें डेवलप्ड हो रही थी। एक सिटीज़ के थ्रू देखा गया कि वो एक अर्बन सेंटर बनने लगा और वो डेवलप्ड होने लगा। फिर साथ साथ जो ट्रेडिंग बिजनेस शुरुआत हुई, तो ट्रेडर्स ने अपने बिजनेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चीज़ों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, उसको फॉलो करना। हर स्कूल्स में, हर कॉलेज में, आप कहीं पर भी कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कोई क्लब में जाएंगे तो वहाँ रूल्स होती है। तो इसी तरह से ट्रेडर्स जो होते हैं उनका भी उन्होंने रूल्स बनाया, और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो बनाया उसको नाम दिया गिल्ड, ठीक है। उसको श्रीन के नाम से भी बोला जाता था। मोस्टली श्रीन वाज कॉल्ड इन द एंशिएंट टाइम एंड गिल्ड इज ऑल्सो बिन यूज्ड। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये गिल्ड्स के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो संस्था कौन थी, वो ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, व्यापारी। सिर्फ व्यापारी ही इसे फॉलो करेंगे, और इसके अंदर किसी नए व्यापारी को अगर आना है तो उनको सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशंस के जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। तो इनके पास, इसी ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स के पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि वो डिसाइड करे कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना है या फिर ऐड करना है। तो ये चीज़ें थी जो मेंशन किया था किसमें, गिल्ड में। तो गिल्ड्स क्या है, ट्रेड्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, किस तरह से ये चीज़ें हैं जो मोस्टली ट्रेडर्स फॉर्म करते थे एज उसको बोला जाता था गिल्ड, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है एजुकेशन सिस्टम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, एजुकेशन नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। थैंक यू।